Hello students, welcome back to my channel. Today I will explain Cell Basic Unit Part 2. So let's start without wasting time. In last video, I had explained discovery of cell, shape, size, cell number, etc. If you want to visit it or watch it, you can visit my channel Rising Academy, or I will give link in my description. अब आपके स्क्रीन पर मैं सेल को शो कर रही हूँ। तो इसे सिंपल वे में समझने के लिए मैंने सेल को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड न्यूक्लियस। अब इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल को चारों ओर से एक वॉल, एक मेम्ब्रेन सराउंड किया हुआ है, घेरे हुआ है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन से जानते हैं। और सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको फाइटिस रूप में दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है। और सेल के बीचों बीच एक ब्लैकिश स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि सेल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। अब इसमें मैंने आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में बताया है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जान सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल होता है और ये जेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। अब आप ये समझिए कि प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था। तो प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर J.E. पुरकेंजे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सेल को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। इसमें से अगर एक पार्ट भी लेस रहेगा तो हम सेल की इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली वे में यानी एक साथ हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं और यह जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग मटेरियल है। सेकेंड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर न्यूक्लियस सही है तो सेल की कल्पना हम कर सकते हैं। अब आप समझिए सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल ये क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक साथ हम सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। और सेल ऑर्गेनेल हमारे सेल के सारे फंक्शंस को, रेलिवेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। एवरी लिविंग सेल्स आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मीन्स सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और यह लिविंग सेल्स का एक पार्ट होता है। दैट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक लिविंग थिंग्स होता है, मीन्स मटेरियल होता है। और प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल में पाए जाते हैं। और यह मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन जेल लाइक स्ट्रक्चर जो मटेरियल होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, उसे ये चारों तरफ से सराउंड किए रहता है। अब आपके पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स
इन दोनों का जब आपस में बाइंडिंग होता है, मीन्स आपस में जब ये बाउंड होते हैं, जब मिलते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्रिएट होता है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स आपस में बाइंड हो रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन का क्रिएशन हो रहा है। जब सेल मेम्ब्रेन का हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो आपके सामने मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड वन इज हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, थर्ड फॉस्फोलिपिड, फोर्थ ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड लास्ट ग्लाइकोलिपिड। इन सब के मिलने से हमारा सेल मेम्ब्रेन क्रिएट होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बराबर ही एक सेल वॉल भी होता है और यह सेल वॉल प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेल वॉल एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग की तरह होता है और यह डेड वॉल है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का मेन फंक्शन है कि यह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और वो इससे प्लांट्स को रिजिडिटी मिलती है, मीन्स स्थिरता मिलती है और यह सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इट ऑल्सो गिव डिफिनिट शेप एंड साइज। सेल वॉल के कारण ही प्लांट को एक डिफिनिट शेप और साइज मिलता है। इस तरह से आपका सेल वॉल कंप्लीट होता है। सेल वॉल का मेन डिफरेंस आप याद रखिएगा कि सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म समझने से पहले आपको मैं पिक्चर में समझाना चाहती हूँ। ये देखिए, यह फर्स्ट मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम सेल मेम्ब्रेन जानते हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन हमें शो हो रहा है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच इज लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो ये सारे स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये सारा हमारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और साइटोप्लाज्म कौन कौन से चीज़ों के मिलने से बना होता है? साइटोप्लाज्म प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब एक साथ कलेक्टिवली जमा होते हैं तो हमारा साइटोप्लाज्म क्रिएट होता है। फिर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब ये सारे कंपोनेंट्स मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाटर ये सारे एक साथ जब काम करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म को लिविंग नेचर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि न्यूक्लियस जो है सेल के एट द सेंटर में ये स्थित होता है और न्यूक्लियस के कारण ही सेल को हम लिविंग के रूप में जानते हैं। मीन्स कि न्यूक्लियस सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यह सेल का सारे एक्टिविटीज़ जो भी सेल में डिवीज़न हो या क्रिएशन हो या कोई भी मटेरियल का बाहर निकलना, एग्जिट होना या एंट्री होना, ये सब न्यूक्लियस से ही
न्यूक्लियस से ही वो कंट्रोल किया जाता है। अब मैं आपको पिक्चर में शो कर रही हूँ। कि जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल के चारों ओर सराउंड होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स होते हैं। और न्यूक्लियस, जैसा कि अभी भी मैं आपको बताई हूँ कि न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है। अब इसमें देखिए, न्यूक्लियस में आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और जब सेल डिवाइड होने की पोजीशन में आ जाता है, तब ये क्रोमेटिन सारे कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठा हो जाते हैं, और यह क्रोमोजोम के रूप में जाना जाता है। और क्रोमोजोम ही हमारे किसी भी जनरेशन में, मीन्स लास्ट जनरेशन टू फर्दर जनरेशन में किसी भी जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आप बेटर वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जो मान लीजिए आपकी मम्मी या पापा के हेयर अगर ब्राउनिश है, तो आपका हेयर भी ब्राउनिश होगा, और आपके आने वाले जनरेशन्स का हेयर भी ब्राउनिश होगा। तो ये सब कारण जो है क्रोमोजोम के कारण ही होता है, और क्रोमोजोम को हम जीन्स के नाम से भी जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल राइजिंग एकेडमी। थैंक यू।